नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, लगभग सभी भारत के लोग आज से 17 साल पहले भौंचक के रह गए थे जब ये खबर मिली थी कि नोएडा से सटे हुए निठारी गांव से छोटे छोटे बच्चे, जिनमें ज्यादातर बच्चियां थीं, वो अचानक गायब होने लगे थे। एक या दो नहीं बल्कि करीब 1.5 दर्जन माँ बाप ने अपने बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी। नोएडा पुलिस ने शुरुआत में जांच में आनाकानी की और फिर बाद में अदालत के आदेश पर नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की थी। यूपी पुलिस की जांच में तब ये बात सामने आई कि निठारी से सटे नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 से इन बच्चों के गायब होने की कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है। ये कोठी मोनिंदर सिंह पंढेर की थी और सुरेंद्र कोहली उस घर में कुक कम केयर टेकर के तौर पर रहता आया था। नोएडा पुलिस ने जांच के बाद इन दोनों को मुख्य आरोपी बनाया। इस मामले को चलते हुए आज करीब 17 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी तक पीड़ित बच्चों के माँ बाप न्याय का इंतजार कर रहे हैं। करीब 1.5 दर्जन मामले इन 17 सालों में अलग अलग दर्ज हुए, मुकदमे चले, मामला यूपी पुलिस से CBI तक चला गया। पर अब जब फैसले आने शुरू हुए हैं तो मालिक मोनिंदर पंढेर सभी 6 मामलों से आज बरी हो चुका है और वो कल नोएडा की जेल से बाहर भी आ सकता है। और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला है, जिसको निचली अदालत ने 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, उन सभी मामलों में सबूतों के अभाव, सबूतों की कमी के कारण आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कोहली को भी बरी कर दिया है। अभी तक केवल रिंपा हल्दर के एक मामले में कोहली को फांसी की सजा हुई थी, जो बाद में उसने अपील की, उसको भी तब्दील कर उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी फांसी नहीं हो रही है, केवल उम्र कैद है। यानी इतनी खराब जांच पहले नोएडा पुलिस ने की और बाद में CBI ने की कि 17 साल के बाद भी किसी को नहीं पता कि वो 19 मासूम कहां चले गए। वो बच्चे जिंदा हैं या मर चुके हैं। वो बच्चे उस मकान में जाते थे या नहीं जाते थे। क्या सेक्टर 31 की उस कोठी में अय्याशी होती थी या नहीं होती थी, जैसा कि पुलिस ने शुरू में बताया। क्या बच्चियों के साथ उस कोठी के अंदर जाती हुई? सवाल यह भी है क्या उन मासूमों को मारने के बाद पका कर खाया जाता था, जो कि इल्जाम लगा सुरेंद्र कोहली पर कि वो आदमखोर है, वो नरभक्षी है। बहुत बड़ी बात की गई थी कि वो बच्चियों के साथ जाती करता था, फिर मारता था, फिर काटता था, फिर पकाता था उनका मांस और खाता था। और D5 कोठी के पीछे नाले से जो नर कंकाल मिल रहे थे, आखिरकार वो किन लोगों के थे, जो पुलिस ने, जांच एजेंसी ने शुरू में सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर दिखाए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार माँ बाप का न्याय का इंतजार कब खत्म होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद जब दोनों लोगों को बरी कर दिया गया तो दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या बातें की कैमरे के सामने, पहले वो सुनते हैं। एक में सज़ा हुई, फांसी हुई, वो फांसी की सज़ा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सज़ा हुई। वो फांसी की सज़ा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मोनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक को जो विक्टिम्स थी रिंपा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसीडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। पंढेर बरी हो चुका है, कल जेल से बाहर आ जाएगा। सुरेंद्र कोहली के मामले भी ढीले पड़ते जा रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, फैसला आने के बाद, हमने दोबारा उस नोएडा के सेक्टर 31 का दौरा किया। D5 कोठी के पास गए जहां पर यह पूरा कांड रचा गया था कथित तौर पर। मेरे सहयोगी ने वहां जाकर, मुकेश ने जाकर बात की है पीड़ितों के रिश्तेदारों से। आइए सुनते हैं क्या कहना है पूजा का, जो कि मृतक ज्योति की भाभी है। मेरी ननद थी ज्योति, जिसको अंदर बुलाया और उसको मतलब जानता था सुरेंद्र कोहली, हमारी दुकान पर जाकर बैठता था, तो उसको लगा कि अब अंकल मुझे जानते हैं,
तो इस वजह से उसने गेट से उसको बुलाया कि इधर आओ, तो वो अंदर चली गई और उस दिन से वो बेचारी वापस नहीं आई। और जब ये 1 साल कुछ महीने बाद केस खुला तो हमारे ससुर जी को उसका सर और उसकी कपड़े वपड़े सब इसमें मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। और इसी मामले पर जबकि न्याय का इंतजार हो रहा है, आखिर का पंधेर बाहर आ रहा है, कोली भी बाहर आ सकता है आने वाले वक्त में। हमने प्रयागराज से इस वक्त मेरे साथ मोनिशा भंडारी जुड़ रही हैं, जो कि मनिंदर सिंह पंधेर की वकील हैं। इनका बयान आप कुछ देर पहले सुन रहे थे। मोनिशा भंडारी जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि सीबीआई की तरफ से कोई चार्जशीट ही नहीं थी पंधेर के खिलाफ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या पंधेर को पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी? एक्चुअली एफआईआर होती है उसके बाद ये कि भाई एक के बाद एक एफआईआर होनी शुरू होती है, क्योंकि डेड बॉडीज मिलती है, उसके बाद एफआईआर होती है, सामान आइडेंटिफाई किया जाता है। और मिस्टर पंडेर को इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि कोहली को अरेस्ट करना था। तो सुरेंद्र कोहली को पकड़ने के दौरान मिस्टर पंडेर को भी बयान और इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जाता है। एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद होता है। पहले तो गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होता है। फिर ये पता चलता है कि चूंकि मिस्टर पंडे उस वक्त बिजनेस में थे और लगातार ट्रैवल करते थे, तो जिन जिन दौरान के ये हत्याएं बताई जा रही हैं, जिस पर्टिकुलर डेट पे बताई जा रही है, उस दौरान पर मिस्टर पंडे ना तो नोएडा में थे और ना इस पूरे मतलब शहर में ही नहीं थे। ज्यादातर ट्रैवल कर रहे थे, कभी देहरादून पाए जाते, कभी ऑस्ट्रेलिया थे। ही वाज नॉट देयर। नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस सीबीआई के डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पंडेर साहब के खिलाफ चार्जशीट नहीं आई, उन्हें एग्जोनरेट कर दिया गया। फिर ये मुकदमा शुरू होता। बड़ी पायल के मुकदमे में जो चार्जशीट आई वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग में आई। उसके बाद मुकदमे शुरू होते हैं, बयान आते हैं और पंडेर साहब को 319 सीआरपीसी में समन किया जाता है। कहीं पर भी सीबीआई का केस ये नहीं था कि मेरी कहीं से भी कोई संलिप्तता थी। हमेशा से सीबीआई का स्टैंड यही रहा है कि पंडेर साहब यहां नहीं थे। सीबीआई ने अपनी खुद की एविडेंस सबमिट करी, एट टाइम्स पासपोर्ट, एट टाइम्स कॉल डिटेल्स, लोगों के बयान। अब हम यहां पर रुककर थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस की तरफ जाते हैं। फोरेंसिक एविडेंस लाई गई, नार्को एनालिसिस हुआ, पॉलीग्राफ हुआ, ब्रेन मैपिंग हुआ। कहीं पर भी किसी किस्म की कोई नेगेटिव रिपोर्ट पंडेर साहब के खिलाफ नहीं थी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, इट वाज पॉजिटिव, saying that at the most you can call it a case of debauchery. That is all. He was never found involved in anything after a detailed forensic analysis, which is part of the record. आप ये भी नहीं कह सकते कि ये forensic analysis सिर्फ documentary थी, not being admissible. The person who had conducted ये scientific officer examined हुआ, it was exhibited, it was read this time in the court. Fortunately, we are very grateful to the court that they wanted to read the evidence, the narco analysis report, the brain mapping report, everything was read. उसमें कहीं कुछ नहीं पाया गया और कोर्ट का ताज्जुब इस बात पे था कि उसके बाद भी फांसी की सजा हुई। तो आप ये कह रही हैं कि जो बच्चे गायब हुए 2006 में, करीब 17-18 बच्चे, उन बच्चियों का कोई हत्यारा नहीं है? No, we are going on the track of don't want kill Jessica. We are not supposed to do that. It's not that. The case is that आप मतलब मैं थोड़ी मीडिया से भी विनती करूंगी, आप सब से करूंगी कि पहले कागज पढ़ लीजिए एक बार। कोई भी एविडेंस जो बार बार मीडिया कह रही है घर के अंदर ये पाया गया, घर के अंदर वो पाया गया, कुछ नहीं पाया गया। घर के अंदर एक तिनका नहीं पाया गया। नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड वाज फाउंड इन द हाउस। व्हाट आर यू टॉकिंग? जो पाया गया वो नालियों से पाया गया, D5 और D6 दोनों के बाहर से। D6 किसका घर था? किडनी हत्याकांड, किडनी 100 में जो किडनी रैकेट था उसके डॉक्टर का।
Was it ever tried to find out? Did anyone try to find out that there could be a link that side also? कहीं क्यों ये बयान बार बार आ रहा है कि घर के अंदर से ये पाया गया, घर के कुछ नहीं पाया गया घर के अंदर से। एक बार कागज तो पढ़ लीजिए। कागज तो पढ़ लेंगे मैडम, लेकिन अभी उन्होंने बयान सुना उस बच्ची की ननद का, जो कह रही थी कि घर के अंदर से कपड़े मिले। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या निठारी के इन माँ बाप को जो 17 साल से फैसले का इंतजार कर रहे हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों के माँ बाप पूरी तरह से सच बोल रहे हैं ये कौन कह रहा है? क्योंकि आपको लगता है, मुझको लगता है, या जो कमेंट्स या ट्रोलर्स हैं उनको लगता है, इसलिए इतना एफर्ट तो अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझना चाहती है तो मीडिया को करना ये चाहिए कि इट इज जस्ट एन एफर्ट ऑफ रीडिंग अबाउट 1000 पेजेस, प्लीज रीड इट। मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा मैडम, लेकिन सवाल ये उठता है कि मीडिया को खबर किससे मिली? नोएडा पुलिस ने कहा कि बच्चे गायब हो रहे हैं, नोएडा पुलिस ने कहा कि बच्चों को पकाकर खाया जाता था, नोएडा पुलिस ने कहा कि घर के अंदर से फ़ोन मिला उस बच्ची का, पायल का। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, मुझे उन 17 बच्चों के माँ बाप की चिंता है। आखिरकार वो 17 बच्चे कहाँ हैं, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, सीबीआई शुड आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट देम आंसर इट। Let the Noida police answer it. Because, see, not just this case. I'm sure आप हर तरह से aware हैं, चाहे वो आरुषि केस हो, चाहे ये हो, चाहे कोई हो. I'm sure you are aware of how things have been. So I think there should be someone else sitting and answering your questions. I'm answerable to a person who's been my client, and I think I've answered it in as much detail as possible. चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोनिशा भंडारी जी, आप अपने मुवक्किल की तरफ से बात कर रही थी और आप कि पंधेर से आप छूट गए हैं, कल जेल से बाहर भी आ जाएंगे जैसा कि आपने इशारा किया। मेरे साथ दो और ख़ास मेहमान बने हुए हैं, AK जैन साहब जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं, और खालिद खान साहब जो कि वकील हैं पीड़ित पक्ष के। खालिद साहब, अभी आप सुन रहे थे जो मैं मोनिशा भंडारी जी से बात कर रहा था, उन्होंने तो साफ कहा कि जो मामला था इन्वेस्टिगेशन का, उसके बिना पर छूट गए हैं, पंधेर तो छूट ही गए हैं। और जैसा इशारा मिल रहा था मुझे, जो मैं समझ पा रहा था अपनी मोटी बुद्धि से, वो कोहली भी बाहर आ जाएगा कल, ऐसा लग रहा था। और लग रहा था वो 17 बच्चे, 18 बच्चे, 19 बच्चे जो थे, उनकी हत्या हुई नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले इस केस का इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस द्वारा किया गया और नोएडा पुलिस में एक आरी बरामद की गई जिसके अंदर से पंडेर का कन्फेशन था स्पेशल, कि जी मैंने, पंडेर ने और सुरेंद्र कोहली ने आगे आगे चल करके उस आरी को बाथरूम में से बरामद कराया, जिस आरी से ये लोग बच्चों को काटते थे और डिस्ट्रॉय करते थे। वो जब नोएडा पुलिस का कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया तो ये, चूंकि जो रिकवरी है ये एडमिसिबल है एविडेंस की तरह, तो नोएडा पुलिस इसमें पूरी तरीके से तैयार थी चार्जशीट लगाने के लिए पंडेर के खिलाफ। उसके बाद में अचानक से मोड़ आया और ये ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को। जब सीबीआई को ये ट्रांसफर हुआ तो जो वो आरी की फर्द थी, आरी की रिकवरी मेमो थी, वो सीबीआई वालों ने कोई भी डॉक्यूमेंट नोएडा पुलिस का सीबीआई में पेश नहीं किया। और इस प्रकार जो पायल बड़ी वाला मामला पहली चार्जशीट लगी, उसके अंदर केवल पंडेर को इमोरल ट्रैफिक एक्ट में लगा करके और चार्जशीट पेश कर दी। और चूंकि ये जो आरी की रिकवरी थी, जो कि मोनिंदर के घर के बाथरूम से बरामद हुई थी, वो उन्होंने दिखाई ही नहीं, उसको उन्होंने कंसील किया सीबीआई ने। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप खान साहब। एक मिनट रुकिएगा, यूपी के DGP, पूर्व DGP हैं जैन साहब मेरे साथ हैं। जैन साहब, एक मैं रिएक्शन जरूर चाहूंगा आपके। अगर नोएडा की पुलिस ने कहा अपने इन्वेस्टिगेशन में हमको आरी मिली, आरी वहां से जब्त कर ली गई, उससे काटा जाता था, ऐसा बयान आया, फिर सीबीआई के पास जब मामला गया तो ये तथ्य क्यों नहीं कोर्ट के सामने रखे गए? कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ लोचा नहीं दिखता है आपको? नहीं, कहीं पे लोचा नहीं है कोई। देखिए, इसकी बड़ी मेहनत के साथ नोएडा पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत सी एविडेंसेस कलेक्ट की
अब क्या एविडेंस हाई कोर्ट को लगता है कि कौन सी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, कौन है? चश्मदीद गवाह ऐसे जघन्य हत्याकांड के नहीं होते हैं, रेप के नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो किलिंग्स होती हैं, कैनिबलिज्म जिसको कहा जाता है, इसके कोई चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं। जो एविडेंस मिल सकती थी, नालों को तलाशा गया, सर्च की गई, लिम्स बरामद हुए, D5 के पीछे की सब घटनाक्रम है। ये एक थोड़ा इसको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है कि बगल के घर में वो किडनी रैकेट का वो डॉक्टर रहता है, उसको भी कंसिडर किया गया था, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीच में हुआ था, पूरी छानबीन उसकी भी की गई, उससे संबंधित नहीं निकला। पर जैन साहब, आज तो कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, पंधेर तो कल वल बाहर आ जाएगा। ये बहुत अफसोसजनक है मेरे ओपिनियन में, और मैं समझता हूं कि जो लीगल काउंसिल्स हैं, वहां का जो लीगल ब्रांच है CBI का, वो टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेके इसमें अपील फाइल की जाएगी, क्योंकि डबल बेंच का जजमेंट है हाई कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसमें तो मर्सी पिटीशन तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक कमेंट, खान साहब, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे आप लोग? देखिए, जहां तक पीड़ितों की बात है, अभी मेरे पीड़ितों से बात हो नहीं पाई है, ना मेरे पास जजमेंट की कॉपी आई है। एक बार जजमेंट की कॉपी आ जाए, उसको स्क्रूटनाइज कर ले हम लोग, हम ये देखें किस पार्ट के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इसको जो दोष मुक्त करने का एग्जैक्टली माना है, तो उसके बाद में हम लोग एक बार बिल्कुल डेफिनेटली इसके अंदर में प्रयास रहेगा कि इसमें अपील फाइल हम करेंगे पीड़ितों से बात जैन साहब, वक्त की कमी है, माफी न्याय चाहता हूं, शुक्रिया, क्योंकि हमने भंडारी जी से अलग से बात की थी। थैंक यू सो मच आपसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर जो पीड़ित पक्ष है वो आज के इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से, जिसपे बरी किया जा रहा है पहले पंधेर को और फिर कोहली को, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि इंसाफ तो मिलना चाहिए। 17-18 बच्चों के माँ बाप कब तक इंतजार करते रहेंगे? वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम भारत के लोग जारी है। हम भारत के लोग में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आपको बता दें आखिर में हम बात करते हैं वीडियो ऑफ द डे की। और आज का वीडियो कोलकाता से आपके पास आया है। फुटबॉल के जो फैन हैं वो शायद इस चेहरे को पहचानते होंगे, जाना पहचाना चेहरा है ये। वर्ल्ड कप जिता चुका अपनी टीम को, रोनाल्डिनो है, पर ब्राज़ील का खिलाड़ी। दुर्गा पूजा के लिए खास तौर पर इन दिनों बंगाल में है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिले हैं ये वहाँ पर, और वहाँ पंडाल में जाकर अलग अलग जगहों पर फुटबॉल भी खेला है। तो रोनाल्डिनो फुटबॉल के फ़ैन, कलकत्ता को हिंदुस्तान की, कोलकाता को हिंदुस्तान की फुटबॉल कैपिटल कहा जाता है, और उस जगह पर जब दुर्गा पंडाल चल रहे हों, रोनाल्डिनो आ जाएं तो कोलकाता के लोगों को और क्या चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।